गांव को मिलाकर बनाया गया राज्य हिडिया राज्य। इस राज्य का पालन हिडिया वंश के महाराजा जयधर्माजी किया करते थे। हिडिया राज्य की राजधानी वज्रमलिका। जयधर्माजी अपने नाम के अनुरूप ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्हें हमेशा जीत ही मिली थी, पराजय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। इस प्रकार 63 गांव में हर एक गांव का एक अलग राजा हुआ करता था। 4 गांव के 4 राजाओं को छोड़कर बाकी सारे राजा जयधर्माजी का ही साथ देते थे। हिडिया राज्य के चारों दिशाओं से सटे 4 अलग अलग गांव थे। इन चारों गांव का पालन कर रहे थे राजा कौशल देव, राजा जसवंत राय, रवि राजा और राजा मणिलाल। ये चारों प्रजा के रुपयों का गलत इस्तेमाल कर गांव का विकास ना कर राजकोष के खजाने का उपयोग अपने स्वयं के लिए कर महाराज जयधर्माजी को राजकीय कोष का गलत हिसाब किताब देते थे। इसीलिए इन चारों गांव में सुविधाओं की कमी के चलते प्रजा काफी तकलीफ में रहती थी। ऐसे में एक दिन इन चारों को महाराज जयधर्माजी ने बुलवाया। हमारे समस्त 63 गांवों में से आप लोगों द्वारा पालन किए जा रहे 4 गांवों में सुख सुविधा की कमी हो रही है, ऐसा हमें पता चला है। पानी के लिए कुएं न होने के कारण मीलों चलकर पानी लाने को मजबूर है लोग। पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमारे दिए गए धन का क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रभु, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। आपके द्वारा दिए गए समस्त धन को हमने गांव की भलाई में ही लगाया है, लेकिन बारिश की कमी है। बंद करो अपनी ये झूठी बकवास। क्या बारिश नहीं हुई? क्रोधित ना हो महाराज, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस बार हम स्वयं उपस्थित रहकर गृहमीणियों को तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस बार तो मैं क्षमा कर रहा हूँ। अगर इस विषय में अगली बार किसी गृहमीण की फरियाद मिली तो तुम लोगों को भगाकर तुम्हारे सिंहासन पर मेरे कुत्ते बिठा दूंगा, ध्यान रखना। छे, हमारी तुलना अपने कुत्तों से कर रहा है। ये क्यों इतना होशियार बन रहा है? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो इसके खिलाफ बगावत का युद्ध शुरू कर दूंगा। हिडियम राज्य से युद्ध? मरना है क्या? 59 गांव एक तरफ और हम चारों के गांव एक तरफ। चारों गांव के सैनिक भी अगर जयधर्मा के खिलाफ युद्ध लड़ना है ऐसा कहा तो हमें ही मार डालेंगे। सही कहा, जयधर्मा के लिए जान भी दे देंगे वो लोग। हम में से ही कोई वज्रमालिका का महाराज होना चाहिए, यानी कि जयधर्मा को मारना होगा। अगर हमने उसे मारा तो प्रजा हमें मार डालेगी, इसीलिए हमारे दामन में दाग लगे बिना दूसरे राज्य जामिका के राजा कुलदीप की मदद लेंगे। ऐसा कहते हुए वे चारों जाकर कुलदीप को उनका षड्यंत्र बताकर राज्य में घुसने का खुफिया रास्ता बताने लगे। लेकिन जयधर्मा की सैन्य शक्ति जानकर डर के मारे कुलदीप इसके लिए तैयार नहीं हुआ। मारे निराशा के खाली हाथ लौट रहे तीनों को जसवंत राय ने एक उपाय सुझाया। उस जयधर्म को मारने के लिए युद्ध क्यों करना? जादू टोने से भी तो मार सकते हैं। क्या जादू टोना? और ये करेगा कौन? यहाँ से कुछ ही दूरी पर बेताल कोना में अंबुलिका नामक एक तांत्रिक को मैं जानता हूँ। उसे जादू टोना में काफी पारगत हासिल है। शाबाश, चलो उसके पास। इस प्रकार वे चारों बेताल कोना जाते हैं। वहां जाकर अंबुलिका तांत्रिक से मिलकर किसे मारना है ये अच्छे से समझाते हैं। तांत्रिक, तुम्हें जयधर्मा और उसकी पत्नी मालिनी और उसका बेटा सौमित्री, उन तीनों को जादू टोने से मारना है। एक ही वंश के लोगों को एक बार में जादू टोने से नहीं मारा जा सकता। एक एक करके जादू टोना करना पड़ेगा। एक और दूसरे माध्यम में 11 वर्ष का अंतराल रहना चाहिए। तो बताओ पहले किसे मारना है? तुम पहले जयधर्मा को ही मार डालो। उसकी पत्नी और बेटे को मारने के लिए हमें 11 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें हम ही मार देंगे। तो फिर ठीक है, मुझे जयधर्मा के पहने हुए कपड़े या फिर उसके सिर के बाल लाकर दे दो। इस प्रकार उस तांत्रिक को बहुत सारा सोना चांदी देकर जयधर्मा को जादू टोना करने के लिए बोलकर चारों वहां से चले गए। जयधर्मा के पहने कपड़ों को चुराने के लिए
इनके द्वारा तैनात एक चोर ने दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया, लेकिन वहां पहले से ही लीबिया और लड्डू मौजूद थे। ये दोनों महाराज के पालतू कुत्ते थे। दोनों बहुत ही होशियार और खतरनाक कुत्ते थे। उस चोर को दौड़ा दौड़ा कर काटा। जैसे तैसे चोर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उधर रविराज ने महल में काम करने वाली नौकरानी को कुछ रुपए देकर राजा जी के कंघी को लाने को कहा और उसमें लगे बाल को निकालकर तांत्रिक अंबुलिका को दे दिया। बेताल कोना के मध्य में अमावस्या की आधी रात में तांत्रिक अंबुलिका नग्न अवस्था में हस्तरेखा के ऊपर बैठकर आटे से जय धर्मा जैसा गुड्डा बनाकर उसमें जय धर्मा के बाल को लगाकर जादू टोना आरंभ कर देता है। फम दम पिशाचिनी दुष्ट ग्रहम, फम दम पिशाचिनी दुष्ट ग्रहम, सर्वातो मुखम नभिसनम मृत्यो मृत्युम, नमो निहम हम फट चेतनम अचेतनम, फम दम पिशाचिनी दुष्ट ग्रहम, फम दम पिशाचिनी दुष्ट ग्रहम, सर्वातो मुखम नभिसनम मृत्यु मृत्युम, नमानि हम पट चेतनम अचेतनम, नमानि हम। ऐसा काला जादू मंत्र पढ़ते हुए सामने जल रही आग में काली मिर्च को डालने लगा। उसमें बहुत ही कर्कश धुआं निकलने लगा। वो धुआं रास्ता दिखाए ऐसे हवा के साथ मिलकर नींद में सो रहे जय धर्मा के साथ टकरा जाती है। उस हवा को ग्रहण करने के बाद जय धर्मा के मुंह से खून निकलने लगता है। सोए हुए जय धर्मा के सामने हूबहू एक आत्मा प्रकट होती है। उसके मुंह से जीभ निकल रहे खून को चाटती है और उनके मुंह में प्रवेश कर जाती है। बस फिर क्या था? उस दिन से ही महाराज जय धर्मा को अंदर ही अंदर एक पिशाच खाए जा रहा था। लेकिन दोनों कुत्ते लीबिया और लड्डू महाराज को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगते हैं। जय धर्मा जी को उनके बेटे सौमित्री के पास आने नहीं देते थे। जय धर्मा के पुत्र उनके पलंग के पास आते ही जोर जोर से भौंकते थे, भौ भौ कहकर गुर्राते थे। हफ्ते भर के अंदर राजा की तबीयत बहुत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के 13 दिन बाद ही काफी कमजोर हो चुके राजा जी के मुंह से खून निकला और वो मर गए। इस खबर को सुनकर सारी प्रजा दुख के समुद्र में डूब गई, लेकिन ये चारों काफी खुश थे। लेकिन कौशल देव अकेला चुपचाप दूसरे राज्य जाकर वहां कुलदीप को सारी बात बताता है। राजा, यही उचित समय है उस राज्य पे आक्रमण करने का। आप आसानी से सिंहासन हासिल कर लीजिए। उस राज्य की गोपनीय बातें आपको मैं बताऊंगा, बदले में मुझे आधा राज्य दे देना। इस प्रकार कुलदीप ने वज्रमलिका पर आक्रमण कर राज सिंहासन हासिल कर लिया। राजा, कोई भी शत्रु बचा न रहे। रानी मालिनी देवी और राज्य के उत्तराधिकारी सौमित्री को भी मार डाला। कुलदीप ने महारानी और उसके पुत्र को भी मारने की आज्ञा दे दी। लेकिन ये बात मालिनी देवी को पहले ही पता चल गई और वो अपने पुत्र को लेकर भागते समय सैनिकों ने तीर धनुष से उनके ऊपर हमला कर दिया। नीचे गिरते हुए भी बच्चे को मुंह में दबाकर भाग गई लड़की। कमर में बाण लगने पर भी बच्चे को बचाने के लिए वहां से भागकर एक मंडप में एक बिल के पीछे छुप गई। सैनिक इसको ढूंढते हुए वापस चले गए। इसी बीच रात हो गई। भूख से बच्चा रो रहा था। बाण लगने के कारण खून बहुत ज्यादा बह गया और लड्डू भी वहीं मर गई। बच्चे के रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उस बिल से नाग कन्या बाहर आई और बच्चे की भूख मिटाई। अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन चारों के द्वारा किए गए छल और घृणित कार्य को जानकर अपने दोनों हाथ फैलाकर वरदान दिया। उस वरदान से मालिनी देवी, लीबिया और लड्डू की आत्मा उठ खड़ी हुई।
तुम्हारे साथ हुए अन्याय को लेकर मैं चिंतित हूँ। तुम्हारे असमय मृत्यु के कारक उन चारों को अच्छे से सबक सिखाओ और तुम्हारे बच्चे को भी बचाओ। आप लोगों का बदला पूरा होने तक आप लोग रात में बदले की आग में झुलसते प्रेतों की तरह और दिन के उजालों में आत्मा के रूप में रहोगे। जाओ। लीबिया और लड्डू 2 सिर वाले भयंकर कुत्तों में बदल गई। प्रेत रूप में बदल चुकी मालिनी देवी अपने बच्चे को ले जाकर अपने विश्वास योग्य एक गांव की राजा चैतन्य वर्मा अंतापुरम में छोड़कर काले जादू तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक के पास जाती है और वहां जाकर वो तांत्रिक अंबुलिका को बहुत ही भयानक तरीके से मार डालती है। चलो चलकर उन चारों दुष्टों के साथ हमारे राज्य को हथियाने वाले उस कुलदीप को मारकर हमारे हिडिया राज्य को बचाते हैं। ऐसा बोलकर जाते समय नाग कन्या प्रकट हुई। मैंने आप लोग को वरदान इसलिए दिया था ताकि आप लोग अपना बदला पूरा कर इस मासूम प्रजा की रक्षा कर सके, इसलिए नहीं कि आप लोगों को मार डालो। अब अगर किसी को भी मारा तो तुम आत्मा के रूप में नहीं रहोगे। तुम्हारी शक्तियां तुमसे छीनकर तुम हवा में विलीन हो जाओगे। ऐसा कहकर नाग कन्या गायब हो गई। इसी बीच सुबह हो गई। भयंकर दिख रहे ये लोग आत्मा में बदल गए और आधे राज्य का महाराजा बनने की चाहत में कुलदीप से हाथ मिलाए कौशल देव को पूरी तरह से पीट कर भगा दिया। कुलदीप ने, तुझे आधा राज्य चाहिए? अविश्वास योग्य कुत्ते, तूने अपने ही राजा की पीठ में छुरा घोंप दिया। मुझे कुत्ता बोलता है, मार डालूंगा तुझे। तू तो मेरे सिर के बाल समान नहीं है। भाग, निकल यहाँ से। कुछ दिनों बाद ये चारों फिर से मिले। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। हमारी आंखों में धूल झोंक कर उससे हाथ मिलाने चला गया। अच्छा सबक मिला। अच्छा, एक तो इतनी मेहनत से महाराज को मार डाला, ऊपर से सिंहासन पर ये आके बैठ गया। अभी क्या करना है पहले वो सोचो। मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। मुझे मारते समय उस कुलदीप ने अपना एक बाल निकालकर कहा कि तू इसके समान नहीं है, आगे काम आएगा। ये सोचकर मैंने वो बाल रख लिया। इसका मतलब अंबुलिका के हाथों इस कुलदीप को भी जादू टोने से मार डाले क्या? मेरे ऊपर हाथ उठाएगा उसे भी जय धर्मा की तरह कुत्ते की मौत मिलेगी। चलो बेताल कोना। बेताल कोना जाने पर गुफा में उन चारों को अंबुलिका का सिर धड़ से अलग होकर उसकी लाश खून से सने गड्ढे में मिली। ये देखकर उनको कुछ समझ नहीं आया और वे लोग गुफा से बाहर आ गए। किसी भी तरह कुलदीप को जान से मारने की योजना बनाने लगे। तीनों आत्माएं महल में जाकर कुलदीप को मारने में असहाय होकर इधर उधर घूमने लगी। अब अगर किसी और को मारा तो तुम आत्मा के रूप में नहीं रहोगे। इतने में मालिनी देवी को उसके गुरु के द्वारा कही एक बात याद आई। दुष्ट के पास धन, पापी के हाथों में पुण्य, सीधे व्यक्ति के हाथ में हथियार इस देश के लिए ही खतरा है। कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। ऐसा कहकर कुलदीप में मालिनी देवी की आत्मा घुस गई। लीबिया की आत्मा कुलदीप के सेनापति में, लड्डू की आत्मा कुलदीप के मंत्री में घुस गई। किसी के भी पूछने पर कुलदीप के सेनापति और मंत्री कुत्ते जैसे घुर्राते थे पर बात नहीं करते थे। कुलदीप के अंदर घुसी रानी की आत्मा किसी विषय में चर्चा को लेकर उन चारों राजाओं को बुलाती है। सोचने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। मैं अकेला दोनों राज्यों को नहीं संभाल सकता, इसीलिए मेरी तरफ से तुम में से किसी एक हिडिया राज्य का महाराज बनाना चाहता हूं। मैंने आपकी मदद की है प्रभु, मुझे ही इस राज्य का महाराज बनाइए। नहीं, मुझे बनाइए प्रभु। मेरे लिए तुम चारों ही एक समान हो, इसीलिए एक काम करता हूँ, 16 दिन बाद चुनाव रखता हूँ। उस चुनाव में तुम में से जो भी जीतेगा वो इस हिडिया राज्य का महाराज बनेगा। मेरे गांव के लोग तो मुझे वोट दे ही देंगे, इसीलिए मुझे दूसरे गांव के लोगों की मदद कर उनके भी वोट हासिल करने होंगे।
बाकी 3 लोग भी इसी प्रकार सोचकर अपने गांव को छोड़कर बाकी गांव में तालाब, कुएं, रास्ते, विद्यालयों को बनाने लगे। रात होते ही आत्मा बाहर निकलकर भयंकर भूतों में बदलकर गांव में घूमते हुए, पहरा देते हुए सुबह होते ही आत्मा में बदलकर कुलदीप सेनापति और मंत्री में घुस जाते थे। और इधर इतने दिनों से खजाने की चोरी किए गए रुपए निकालकर खर्च कर रहे थे। एक एक के पास पूरा पैसा खत्म हो गया था। उनके खुद का पैसा भी अब खत्म हो गया था। उधार ले लेकर गांव की भलाई के लिए काम कर रहे थे। इसी बीच चुनाव का दिन भी आ गया। प्रेत रानी की आत्मा कुलदीप के बुलाए दरबार में खड़े होकर ठहाके मार रही थी। मक्कार लोगों को मक्कारी से ही सबक सिखाना चाहिए। अब ये चारों भिखारी हो गए हैं, इन्हें कारागार में डाल दो। मैं जामिका राजा कुलदीप नहीं हूँ, मैं हिडिया वंश के महाराजा जयाधर्मा की पत्नी मालिनी देवी हूँ। ऐसा कहते हुए समस्त प्रजा के सामने मालिनी देवी ने पूरी बातें विस्तार से बताईं। कुलदीप के साथ मिलकर इन चारों ने किस तरह राज्य का नाश किया, ये जानकर प्रजा आक्रोश में आकर पत्थरों से पीट पीट कर उन चारों को मार डालती है। सेनापति और मंत्री को पकड़े भूत की आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया और वो दोनों वहां से भाग निकले। विश्वास योग्य राजा चैतन्य वर्मा के पास रह रहे युवराज सौमित्री को लाकर राज सिंहासन पर बिठाया गया। युवराज के बड़े होते तक चैतन्य वर्मा इस राज सिंहासन को संभालेंगे। तब तक मैं और मेरे कुत्ते मिलकर रात में इस राज्य में पहरा देंगे। जिस रोज सौमित्री इस राज सिंहासन पर बैठेगा, उस दिन हम तीनों की आत्माएं शून्य में विलीन हो जाएंगी। उस दिन से 2 मुंह वाले कुत्तों के साथ मिलकर राज्य की सरहदों पर पहरा दे रही है रानी।